जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। खबर एजेंसी ने, रॉयटर्स ने, सीएनएन ने, बीबीसी ने इंडिया दिया था कि अगले जो मुज़ाकरात है वो एक बार फिर पाकिस्तान इस्लामाबाद में होंगे। और अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी वाज़ेह कह दिया है कि पाकिस्तान में जो है ये मुज़ाकरात हो सकते हैं। सीज़ फायर इस वक्त ताहाल है और मुज़ाकरात का अमल भी जारी है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड समरीर सालिक साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार, और इनके हमरा है डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल अफेयर्स। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं समरीर सालिक साहब का। समरीर साहब, अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि मुज़ाकरात जो हैं वो एक बार फिर इस्लामाबाद में हो सकते हैं। पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि वो अमन के लिए कोशिशें कर रहा है। मुज़ाकरात का जो सेकेंड राउंड है उसमें क्या मजीद पेशरफ हो सकती है, क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच मैम, आपने प्रोग्राम में मदद किया। देखिए, जो पहला राउंड था वो उसमें कोई ब्रेक थ्रू तो नहीं हो सका, लेकिन मैं समझता हूँ कि ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ। और ये एग्रीमेंट था कि इसके ऊपर मजीद बातचीत होगी। और चूंकि अमेरिका अपनी तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुका है, एक बंद गली में दाखिल हो चुका है, उसके साथ उसके एलायंस खड़े नहीं हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स वो लेके आया था उस पर कामयाब नहीं हुआ, तो इस वक्त अमेरिका के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर बैठे। ब्लॉकेट की ऑप्शन अमेरिका ने एक्सरसाइज की, पहले दिन ही वो ब्लॉकेट जो है वो ब्रीच हो गया, क्योंकि चाइना के जो जहाज थे वो गुजरे उस ब्लॉकेट। तो इस वजह से अभी तक अमेरिका कामयाब नहीं हुआ कि अपने जो उसके एलाइज थे उनको वो उनकी सपोर्ट हासिल कर सके। मैं यहाँ तक कहना चाहूंगा कि इवन ब्लॉकेट का भी मकसद यही था कि उन ममालिक को पेन फील करवाया जाए, ताकि उनकी जो ऑयल सप्लाई अगर बंद होती है तो वो मजबूरन अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए तैयार हो। बड़ी खुश आइंद बात है कि अमेरिका को रियलाइज हुआ है कि एक सेकंड राउंड की जरूरत है। और मेरे नजदीक जो काफी हद तक एग्रीमेंट्स हो चुके थे, एक आध इशू के ऊपर डाइवर्जेंसेस थे, जो मुझे उम्मीद है कि सेकंड राउंड में वो भी हो जाएंगे। जो इंडिकेशन अमेरिका से आ रही हैं उससे तो मुझे लगता है कि अमेरिका को क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, या उसको एक फीलिंग है कि सेकंड राउंड में विल कंक्लूड इनटू अ डील। क्योंकि यहाँ तक भी बातचीत सुन रहे हैं कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की विजिट करें। ऑल्दो जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो असर्शंस होती हैं, जो बातचीत होती है, ट्वीट्स होते हैं, उसमें बहुत अमल दखल होता है फाइनेंशियल मार्केट्स को ड्राइव करना। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उनको एक तो उनके पास ऑप्शन नहीं है कि इस जंग को जारी रखा जाए, दूसरा ये है कि उनके लिए क्रिटिकल है कि इसको क्लोज किया जाए। और मेरा ख्याल है कि उनका एक कॉन्फिडेंस है कि सेकंड राउंड के बाद कोई ना कोई डील हो तो जाएगी। समीर साहब, आप क्या समझते हैं कि अमेरिका के क्या मुतालबात थे? एक मुतालबा तो ये था जौहरी हथियार के, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से भी कोई मुतालबात किए गए होंगे जिसे ईरान ने कबूल नहीं किया पसे पर्दा? देखिए, जो उनके इस वक्त तो इशू पता है क्या हुआ, इशू ये हुआ है कि अमेरिका ने अपनी जो डिमांड्स प्री वॉर थी उन्हीं को मेंटेन रखा। अभी ये जो राउंड हुआ है, फर्स्ट राउंड जो हुआ है, वेयर एज अमेरिका को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए थी। जब आपने वॉर की ऑप्शन अडॉप्ट कर ली तो ये हो नहीं सकता कि वो डिमांड्स जो प्री वॉर थी ईरान उन्हीं के ऊपर एग्री हो जाए आफ्टर हैविंग लॉस्ट सो मच, इतने ज्यादा उसके डैमेजेस हुए, उसके ऊपर जंग मुसल्लत की गई, और फिर अमेरिका ईरान उन्हीं चीजों के ऊपर एग्रीमेंट कर ले जो कि प्री वॉर थी। मेन जो इशू इस वक्त अमेरिका जिसके ऊपर ईरान का वो चाहता है, डील चाहता है, एक तो ये है कि न्यूक्लियर ईरान ये कमिट करे। अमेरिका चाह रहा था कि 20 साल के लिए हम ईरान जो है वो एनरिचमेंट अबंडन करे। ईरान कह रहा था 5 साल के लिए अबंडन करेगा। मैंने सुना है कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू था कि मिडिल में आ जाएं, 10 इयर्स के लिए एग्री कर जाएं। और ये कि उनका जो बहुत बड़ी डिमांड है अमेरिका की कि मिसाइल्स की रेंजेस कम की जाए, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो उसका खोलना तो क्रिटिकल है, क्योंकि इसके बंद होने से ना सिर्फ अमेरिका इम्पैक्ट हो रहा है बल्कि पूरी वर्ल्ड इम्पैक्ट हो रही है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मुनव्वर, ये बताइएगा कि 20 साल तक इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की जा रही है, जिस पे एतमाद में नहीं आया ईरान, और फिर ये भी बताया जा रहा था कि मुज़ाकरात जो हैं वो इस वजह से कंप्लीट नहीं हुए। क्या जो सेकंड राउंड होगा मुज़ाकरात का, इसमें जो पॉइंट्स हैं उस पर इत्तेहाद हो जाएगा दोनों फरीकैन का? ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्चुअली फतवे भी मौजूद हैं और अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं। JCPO के मुताबिक जो मुआहदा सक्सेसफुल रहा 20 महीनों की नेगोशिएशन के बाद,
उसमें ईरान था कि वो वहां तक यूरेनियम इनरिच पाएगा, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर डॉक्टर साहब मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपका रुख करती हूँ। समरेश साहब से गुफ्तगू जो है वो जारी रखेंगे। समरेश साहब, रॉयटर्स की जानिब से ये बातें भी हुई थी कि मुज़ाकरात के दौरान अब्बास अराग़ची का ये कहना था कि इससे पहले भी जब हमने मुज़ाकरात किए तो ये मुआहदा था, ये डायलॉग था कि हम पे हमला नहीं किया जाएगा, तो फिर हम अमेरिका के किसी भी मुआहदे को हक़मी कैसे समझ लें? मुज़ाकरात के दौरान भी अमेरिका जो है वो हमला कर सकता है, ये अब्बास अराग़ची ने ये कहा था, जिसके बाद हमने देखा कि रॉयटर्स ने, CNN ने भी इस पे खबर दी थी। क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका को बहुत रिलायबल और ट्रस्टवर्दी ओपोनेंट नहीं रहा। 2 दफा इस तरह से हुआ है कि जो नेगोशिएशंस हो रही थी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पे जो एग्रीमेंट था JCPOA, वो ऑलमोस्ट दैट वाज फार बेटर देन जिस कंडीशन में अभी अमेरिका अपने आपको ले जा चुका है, उसको खत्म करना। फिर उसके बाद 2 दफा ऐसा हुआ कि नेगोशिएशंस हो रही हैं, इन द मिस्ट ऑफ नेगोशिएशन जब बहुत नजदीक पहुंचते थे तो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती थी कि वो अटैक कर दिया जाता था। और मेरे नजदीक इसमें जो बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त है वो इजराइल है। अमेरिका तो का अपना भी एक है, लेकिन इजराइल इज अ स्पॉइलर इन दिस होल गेम। और सिचुएशन ऐसे लगती है कि बजाय इजराइल प्रॉक्सी हो अमेरिका की, अमेरिका बन चुका है प्रॉक्सी इजराइल की। हमने 2025 में भी देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत फ्रस्ट्रेट हुए और उन्होंने फाउल लैंग्वेज यूज की इजराइल के खिलाफ। 26 में भी इसी तरीके से हुआ है। तो इसलिए इरानियंस बहुत ज्यादा विलिंग नहीं है कि वो यूएस को ट्रस्ट करें। लेकिन चूंकि अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि जंग जारी है, जंग हो रही है, दोनों साइडों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि ट्रस्ट करने के अलावा ऑप्शन कोई नहीं होगी। एक तरफ तो ईरान चाहेगा कि कोई गारंटीज हो कि यूएस जो है वो अपने एग्रीमेंट को फॉलो करेगा। यूएन जो है वो तो बिल्कुल एक आई वुड से कि इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। तो कंट्रीज लाइक रशिया एंड चाइना, उनका अगर बीच में लाया जाता है और वो किसी तरीके से गारंटर बनते हैं कि जो भी एग्रीमेंट होगा उसको फॉलो किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि शायद कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल आए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये था कि सेकेंड राउंड में मुज़ाकरात के हवाले से हम बात कर रहे हैं, क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? सीज फायर का मामला है, इस वक्त भी दोनों जानिब से हमले नहीं किए जा रहे, ऑल्दो अमेरिकन नेवी ने इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की नाकाबंदी कर रखी है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो यूरेनियम का और ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम है कायम कर कोशिश की गई जो कि नाकाम हो गया। अदरवाइज JCPO जो कि 20 महीनों के ऊपर मुश्तमिल नेगोशिएशन से, मुज़ाकरात थे, वो तो कामयाब हो गए। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ नहीं जाएगा। सही कि जो अमेरिकन मुनव्वर साहब, आपको सुन नहीं पा रही हूं। आप, मेरी आवाज नहीं आ रही? जी ठीक, अब आ रही है आपकी आवाज। जी सर। जी, ईरान एक रिविजनिस्ट पावर है, तो लिहाजा ईरान चैलेंज कर रहा था अमेरिका के कायम करदा स्ट्रक्चर को। तो ये वो है, यूरेनियम का और न्यूक्लियर उसका कोई नहीं है। और यही वजह है कि उस के लिए एक रीइंफोर्समेंट की गई और अमेरिका के लिए सुर्खी का सामना तब करना पड़ा जब अमेरिका को छोड़ दिया और इस मिशन में उसके साथ नहीं रहे। और जो उसकी मिलिट्री माइट थी, जो कि उनके अब खुद तज्जिएकार कह रहे हैं कि उसका जो नफ्सियाती असर था वो भी टूट गया। अब सवाए मुज़ाकरात के, और मुज़ाकरात में भी मेजर कंसेशंस के, अमेरिका इस दलदल से बाहर नहीं आ सकेगा और अमेरिका को ईरान, और यही वजह है जो मुरतब किया जा रहा है उसके डर से और खौफ से अमेरिका ने ईरान पे हमला किया। चाइना की सप्लाई लाइन भी ऑफ की जाए, रशिया को भी टैकल किया जाए और इजराइल को भी, लेकिन वो फिर ख्वाब पूरा नहीं हुआ। इस वक्त अमेरिका के अंदर से भी प्रेशर है और बाहर से भी प्रेशर है, इकोनॉमी का भी प्रेशर आ रहा है, इत्तेहादी का। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि, तो मुनव्वर साहब, आप ये समझते हैं कि अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए थी जो पाकिस्तान दे रहा है इस वक्त,
और अगर ये मुआहदा जी, हो बिल्कुल। जाता है तो अमेरिका इसे ब्रीच नहीं करेगा। जी बिल्कुल, आपने सही अंदाजा लगाया है। अमेरिका को एक रिस्पेक्टेबल वे आउट चाहिए, और वैसे भी ताकतों की तारीख में एक अगर ताकत फंसती है तो उसको वे आउट दिया जाता है। वियतनाम में सोवियत ने अमेरिकन को दिया था, अफगानिस्तान में अमेरिकन को सोवियत को वे आउट दिया था। आज अक्लमंदी भी है, रैशनैलिटी भी ये है कि अमेरिका को वे आउट दिया जाए, और पाकिस्तान की एक तारीख है अमेरिका को रेस्क्यू करने की, चाहे वो अफगानिस्तान की पहली या दूसरी जंग हो, चाहे सोमालिया के अंदर अमेरिकन फोर्सेस को रेस्क्यू करने का मामला हो, या चाहे 12 दिनों की जंग में अमेरिका को हमने रेस्क्यू किया, तो हमारी एक तारीख है रेस्क्यू करने की। बहरहाल वो जो मार्क कार्ने ने कहा था ना कि ये सिस्टम रप्चर हो गया है, जी और रप्चर से ज्यादा डिसमेंटल हो गया है अभी। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? समझे साहब, ये बताइएगा कि नाकाबंदी की गई है अमेरिका की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे, तो ये कैसी नाकाबंदी है जिसमें चीनी जहाज़ भी बआसानी जो है वो जा रहे हैं, अपनी राह पे गामज़न है, और फिर ये भी बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि ईरानी 4 जहाज़ भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से बआसानी गुजरे हैं, और इन जहाज़ों पे किसी भी किस्म का कोई हमला नहीं किया गया था। देखिए, बहुत अजीब सी ऑप्शन थी जो अमेरिका ने अडॉप्ट की, क्योंकि जो बाकी ऑप्शंस हैं वो अमेरिका उससे रन आउट हो चुका है। अब देखिए, अमेरिका आया यहाँ पे रजीम चेंज के लिए, अमेरिका आया यहाँ पे ऑयल पे कब्जा करने के लिए, अमेरिका आया यहाँ पे कि मैं अपनी जो कंडीशंस है वो ईरान को बनवा सकूं, लेकिन बजाय इसमें सक्सीड होने के वो उसमें बुरे तरीके से फेल हुआ, और उसके बाद वो सारे पहले ऑब्जेक्टिव साइड पे हो गए और एक ऑब्जेक्टिव रह गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवाना है। उसमें उसने कोशिश की कि उसके एलाइज उसके साथ खड़े हों, बाकी जो ममालिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से ऑयल हासिल करते हैं उनके खिलाफ उसके साथ खड़े हों। कोई भी उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं, सो बाय सो के इवन यूके, जापान और कोरिया भी उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। अब तो मुझे ऐसे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक गांव की मासी की तरह लोगों को ताने दे रहे हैं कि मैं तुम लोगों के लिए इतना कुछ करता हूँ और तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो। सो ये डेस्परेट मूव थी। अब उसके अलावा आपने देखा कि एक सिचुएशन पे बूट्स ऑन ग्राउंड की बातचीत चली, अमेरिका नहीं कर सका बिकॉज उसकी कीमत बहुत हैवी होगी। न्यूक्लियर वेपन्स की बात चली, अमेरिका कह सकता है लेकिन सोच भी नहीं सकता ये इस तरह की कार्रवाई करने की। अब अल्टीमेटली उसके पास ये ऑप्शन एक बच गई कि मैं ब्लॉकेट लगाऊं। मेरे नजदीक ब्लॉकेट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ईरानियन इकोनॉमी को क्रिपल किया जाए, जाहिर है पूरी सप्लाईज बात पहुंच नहीं सकेंगी। इससे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो कंट्रीज जो अभी रिफ्यूज कर रहे हैं अमेरिका के साथ खड़े होने में, उनको पेन फील करवाया जाए, उनका जब ऑयल नहीं पहुंचेगा। और इसके अलावा थर्ड ऑब्जेक्टिव कि चाइना का जो स्ट्रैंगुलेट किया, चाइना को जो एनर्जी जा रही है उसको रोका जाए। लेकिन चाइना ने जब अमेरिका को चैलेंज किया, उन्होंने कहा जी कि हमारी डील है और हम उसको फॉलो करेंगे, तो आप बेहतर है कि हमारे साथ इस तरह की मैडलिंग ना करें। पहले दिन ही ब्रीच, ये जो ब्लॉकेट था ब्रीच हो गया। तो यही वजह है, चूंकि ये ब्लॉकेट प्रैक्टिकल नहीं है, तो अमेरिका ने बातचीत का जो सेकेंड राउंड है उसकी बातचीत शुरू कर दी है। अच्छा सालिक साहब, क्योंकि पाकिस्तान अमन की कोशिशें कर रहा है और पाकिस्तान के लिए एजाज़ भी है, जिनेवा में भी मुज़ाकरात हो सकते थे, इब्तदाई तौर पे ये बताया जा रहा था, लेकिन फिर हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है वो पाकिस्तान का नाम लिया गया। पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, कोशिश की बात कर रहा है। अगर दोनों फरीकैन एक ही मेज़ पर बैठ जाते, मुज़ाकरात हो जाते, तो इसका एजाज़ पाकिस्तान को भी जाएगा। लेकिन फिर इसका दूसरा साइड एक ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप की आखिर गारंटी कौन लेगा? अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ब्रीच कर जाते हैं, मुआहदा तोड़ देते हैं, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान का स्टैंड क्या होगा? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा एजाज मिला है, डिप्लोमेटिक कामयाबी है। और मैं ये कहना चाहूँगा, एक तरफ तो ज़ाहिर हमारा टोटल कंसर्न है कि हमारा एक नेबर और इस्लामिक ब्रदर मुल्क है कि उसके ऊपर जो जाराना कार्रवाई और उनको रोका जाए। दूसरा ये कि इसके ईरानियन वॉर के हमारी अपने लिए बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन है। तो हम डुअल, हमारा पर्पज़ है कि हम अपने इंटरेस्ट को भी लुक आफ्टर करें और ईरान को भी नुकसान से बचाएं। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके इस वक्त तमाम के साथ वर्किंग रिलेशनशिप है, लाइक अमेरिका, ईरान, फिर उसके अलावा रशिया, वर्किंग रिलेशनशिप की आपने बात की, कता कलामी की माजरत चाहूंगी। यूएई ने भी अपने पैसे मांग लिए कि 2 अरब पाकिस्तान जो है वो हमें वापस दे। फिर सऊदीया ने एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया और कहा है कि 3 अरब रुपए जो है वो हम पाकिस्तान को देंगे। कतर ने भी कुछ ऐसे ही मिलता जुलता बयान दिया है। तो इस जंग के सिनेरियो में हमने देखा कि यूएई की जानिब से पाकिस्तान से पैसे दोबारा मांगे गए हैं। इसमें क्या कहेंगे, कमेंट करेंगे समरेश साहब? देखिए, बात यह है कि मिडिल ईस्ट में यूनिटी नहीं है। यूएई कोई उसके अपने इंटरेस्ट हैं, सऊदी अरेबिया के अपने इंटरेस्ट हैं, ईरान के अपने इंटरेस्ट हैं,
और ब्लॉक्स बने हुए हैं। और यूएई तो आई थिंक तमाम ममालिक में से यूएई वाहिद वो मुल्क है जो इस वक्त इसराइल से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। शायद वो किसी और से नज़दीक ना हो जितना वो इसराइल के नज़दीक है। बहरीन वो मुल्क है जो कहता है कि जी मुझे फ़ख्र है कि रॉ का जो हेडक्वार्टर है वो बहरीन में है। तो ये वो अरब ममालिक जो छोटे ममालिक हैं, इन्होंने मैं समझता हूँ कि बहुत इस्लाम सेंट्रिक पॉलिसीज़ नहीं रखी। उन्होंने अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर किया है। और जब पाकिस्तान का झुकाव हुआ है सऊदीया की तरफ, तो ईरान को तो डेफिनेटली पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस में लिया। जब आपने एग्रीमेंट किया था, डिफेंस एग्रीमेंट सऊदीया के साथ, तो ईरान ने उसको अप्रिशिएट किया था। लेकिन ये जो छोटे ममालिक हैं, यूएई हो गया, कतर हो गया, ये जो है ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ उस तरह का रवैया नहीं रखा कि शायद पाकिस्तान का झुकाव सऊदी अरबिया की तरफ है तो हमारे इंटरेस्ट जो है वो लुक आफ्टर नहीं होंगे। इसकी वजह से उन्होंने किया। लेकिन कोई बड़ी फिक्र वाली बात नहीं है। उनके पैसे हैं, वापस कर दिए गए हैं। हमारे पास और बड़ी ऑप्शन होंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत एक मुनसफाना और एक बड़ा प्रिंसिपल स्टाफ लिया है। बिल्कुल ठीक है। असफर इमाम साहब ने भी ज्वाइन किया है वाशिंगटन से। बहुत शुक्रिया असफर साहब आपके वक्त का। असफर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल ठीक है। असफर साहब, आपसे कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू की है और बताया है कि जुमेरात के रोज जो है वो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड इस्लामाबाद में हो सकता है। आप इस वक्त कैपिटल में मौजूद है, क्या सूरत-ए-हाल, क्या खबरें देखने में आ रही हैं? देखिए, ये पिछला 2 दिन से बात हमें पता चल रही थी कि बातचीत आमतौर पे शुरू होने वाली है। ये जुमेरात से शुरू हो जाएगी और इस सिलसिले में अमरीकी वफ्द जो है इस्लामाबाद पहुंचने को है। ये इस बात की हमें मुख्तलिफ ज़राए से तस्दीक हो रही थी, कई ज़राए से। हमें पेंटागन के ज़राए भी बता रहे थे और स्टेट डिपार्टमेंट के जो ज़राए भी बता रहे थे, व्हाइट हाउस के भी ज़राए बता रहे थे। बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट नहीं था। आज अभी सदर ट्रंप ने कुछ देर पहले न्यूयॉर्क पोस्ट को ये बताया है कि 2 दिन के अंदर मुज़ाकरात बाज़ाब्ता शुरू हो सकते हैं। तो अभी ये नहीं बताया कि कौन जा रहा है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि वही टीम होगी जो गुज़िश्ता मुज़ाकरात में थी, यानी जेडी वेंस जो नायब सदर है, और इसके अलावा वेटकॉम और इसके अलावा कुशनर, ये तीनों मौजूद हैं इसके अंदर। इस बात पे भी कमेंट कीजिएगा कि जिनेवा में भी मुज़ाकरात हो सकते थे, ये इंडिया दिया जा रहा था या फेरिस में सिर्फ पाकिस्तान इस्लामाबाद का नाम था? देखिए, इस्लामाबाद का इसलिए ज्यादा सुटेबल है कि ईरानी वक्त को वहां पे आने में आसानी है। बाकी जगहों पे इस तरह की सहूलत और इस तरह के इंतजाम जो पाकिस्तान ने किए हैं मुज़ाकरात के लिए, वो किसी और के लिए अभी इस वक्त करना इतना आसान नहीं है। तो गालिब इम्कान यही है कि इस्लामाबाद में ही होंगे। अभी तक कोई और वेन्यू जेर गौर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अमरीकी ये जो इस जंग में जो ईरानी क़यादत को निशाना बनाया गया, ईरानी क़यादत की सिक्योरिटी का मसला बहुत अहम है। तो इस लिहाज से सबसे सूटेबल जगह जो है इस्लामाबाद है जिसमें बातचीत होगी। अच्छा, ये बताइएगा कि जौहरी हथियार के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का वाज़ेह बयान है, जेडी वेंस का भी बयान मौजूद है, क्या इसमें कोई लचक दिखाई जा सकती है? जी, अमेरिका का मुतालबा था कि कम से कम 20 साल के लिए ये जो ईरान जो है अपने यूरेनियम की आपूर्ति जो है वो खत्म कर दे। इट मीन्स वो अपने अगर कोई हथियार बना भी रहा था तो उसको रोल बैक कर दे। आपको ये मालूम है कि यूरेनियम की आपूर्ति करने में एक वक्त लगता है, और अभी जो ईरान ने कोई तकरीबन 65% के 55% के करीब जो वो कर ली थी, इसे अभी 93% तक लेके जाना था। तो अगर ये इस मरहले पे उसको रोक भी देते हैं तो इस तरह ये अमली तौर पर ये एटमी हथियार बनाने के जो प्रोग्राम है उसको रोल बैक हो जाएगा। अभी अमेरिका का मुतालबा था कि कम से कम ये 20 साल तक ये इसको रोल बैक करे, लेकिन जराए हमें यहाँ बता रहे हैं कि ईरान आइंदा 5 साल के लिए इसको रोल बैक करने के लिए तैयार है, और इसी पे बातचीत सिलसिला शुरू हो। जाहिर है दोनों तरफ से कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ पीछे हट रहे हैं, और इसी तरह बातचीत बढ़ सकती है। और यही वो अहम पॉइंट है जिसकी वजह से इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जो पहले राउंड हुआ था उसमें एक जगह तातुल आ गई थी। और ये जो एसिड के हवाले से बात हो रही, जो फ्रीज एसिड है ईरान के, उसे भी रिलीज किया जाए, ईरान का मुतालबा था। फिर ऐसी इतलात भी मौसूल हुई है कि अमेरिका जो है वो इन एसिड को अनफ्रीज करने में रजामंद भी हो गया था। जी बिल्कुल, असल में जो जब इन बातचीत के नतीजे में ईरान की ख्वाहिश के मुताबिक जब उसके ऊपर पाबंदियां नरमी होंगी तो जाहिर है उसके जो दुनिया भर में असासे जब्त किए गए वो भी रिलीज हो जाएंगे, और अभी ईरान को काफी बड़ा रिलीफ मिलेगा। दूसरी तरफ आपको पता है कि अभी एक अहम इशू
अपने हॉर्मुज़ के हवाले से है कि उसकी कंट्रोलिंग जो है बहरहाल ईरान अपने पास रखना चाहता है, लेकिन साथ साथ उसके ऊपर एक चार्जेस भी लगाना चाहता है ताकि इस जंग में पहुंचने वाले जो भारी नुकसानात हैं उसको पूरा किया जा सके। लेकिन इस मसले में भी बातचीत हो रही है और इसमें दरमियानी राह निकलने की उम्मीद है लेकिन सबसे अहम जो शर फहरिस्त मसला था वो यही था कि यूरेनियम की रसीदी को रोका जा सके, और इस तरह रोक करने के बाद वो इस पोजीशन में आए हैं कि अमरीकी सदर जो है अपने अवाम को ये बावर करा सकें कि वो उन्होंने इस जंग में कामयाबी हासिल की है। खालिक साहब, क्या समझते हैं आप कि 20 साल तक एनरिचमेंट पे पाबंदी लगाने का कहा है अमेरिका की जानिब से, जबकि ईरान ने मुतालबा कर रहा है कि 5 साल तक जो है वो इसे रोका जा सकता है। क्या मजीद हम देखेंगे कि अमेरिका की जानिब से इस पे प्रेशर दिया जाएगा? देखिए मैम, जिस तरह मैं इस सिचुएशन को रीड कर रहा हूँ, मेरी असेसमेंट ये है कि अमेरिका को एक फ्लैग चाहिए, एक कामयाबी चाहिए इस जंग को ख़त्म करने के लिए। सही। और ऑन ग्राउंड तो उसे कोई कामयाबी अभी तक नहीं मिली, चाहे वो रिजीम चेंज की थी या कि ऑयल के ऊपर कब्जा करना था या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खलवाना था, किसी किस्म की उसको कामयाबी नहीं मिली। यहाँ तक बातचीत हुई कि खर्ग आइलैंड के ऊपर अटैक होगा और उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। अब उसको एक कामयाबी चाहिए। मेरे नज़दीक अमेरिका ने अपना नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया है। उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग है, उनको ये कॉन्फिडेंस है कि वो ईरान को न्यूक्लियर डील के ऊपर मना लेंगे या एक एग्रीमेंट हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम ईरान ये बात कह रहे हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का, और इनरिचमेंट का इशू सारा पीरियड का है, एक 5 साल कह रहे हैं, 20 साल कह रहे हैं, हो सकता है 10 साल के ऊपर एग्रीमेंट हो जाए। तो मेरे नज़दीक प्रेसिडेंट ट्रंप इसको एज अ फ्लैग यूज करेंगे, एज अ विक्ट्री यूज करेंगे लेटर ऑन आफ्टर द नेगोशिएशंस के जी मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, वो मैंने ऑब्जेक्टिव गेन कर लिया है, तो आई एम सक्सेसफुल एज फार एज दिस वॉर इज कंसर्न्ड। इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस ऑफ दिस वॉर। तो मेरे नज़दीक वो ऑलरेडी अपना नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया उन्होंने कि न्यूक्लियर कार्ड को वो एक्सप्लॉइट करेंगे कि ये इट इज़ माय सक्सेस कि मैंने ईरान को न्यूक्लियर वेपन डिनाई किए। अच्छा सबरीन साहब, लेकिन इस चीज़ को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि इन मुज़ाकरात के दरमियान वंस जब ये मुज़ाकरात हो जाएंगे तो फिर हम देखेंगे इसराइल की जानिब से भी जारियत की जा सकती है, और इस वक्त अमेरिका में लेबनान और इसराइल के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। इसराइल ये चाहता है कि हिज़्बुल्लाह गैर मुसल्लह हो जाए, जबकि ईरान ऐसा नहीं चाहता। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इजराइल जो है वो इस वक्त अमेरिका के भी फुली कंट्रोल में नहीं है, और लेकिन ये है कि इजराइल को रोकने के लिए ज़रूरी होगा कि मुस्लिम वर्ल्ड में यूनिटी आए। आपने देखा होगा कि कल या परसों प्रेसिडेंट अर्दगान की स्टेटमेंट आई है, ट्वीट आई है कि अगर इजराइल ने अपनी ये कार्रवाइयाँ ना रोकी तो हम भी हमला कर सकते हैं। तो इजराइल को रोकना जो है वो शायद अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर कोई डील होती है तो डेफिनेटली अमेरिका उसके ऊपर प्रिवेल करेगा। इजराइल इस वक्त कोशिश कर रहा है कि अपनी सिक्योरिटी को एनहांस करने की, वो एरियाज जहां से कि उसके ऊपर अटैक्स आते हैं, वो इफेक्ट होता है, उसकी सिक्योरिटी इफेक्ट होती है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर कोई डील होती है, एक और ये हो जाता है, तो इजराइल को भी जो है वो आई एम श्योर के ऑन बोर्ड लेबनान और इसराइल के दरमियान जो मुज़ाकरात है वो कामयाब होते दिखाई देंगे, या फिर हम देखेंगे कि जस्ट एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टेबल पे ले आते हैं, फिर उसके बाद हम फिर देखेंगे कि इसराइल लेबनान पे हमला करेगा? क्योंकि जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे समरे साहब, तो हमने देखा था कि इसराइल ने एक ही दिन में कई मिसाइल दागे, कई शहादतें हुई लेबनान में, जिस पे ईरान का ये कहना था कि अगर इसी तरीके से इसराइल की जारियत जारी रही तो हम मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं बैठेंगे। हिजबुल्लाह जो है वो ऑलरेडी इन मुज़ाकरात को रिजेक्ट कर चुका है, और जो टारगेट मेन है वो लेबनान नहीं बल्कि हिजबुल्लाह है इजराइल का। सो ये दोनों जो पीस टॉक्स हैं, एक लेबनान और इजराइल के दरमियान और दूसरी ईरान और यूएस के दरमियान, ये इंटरलिंक्ड है, एक सक्सीड करेगी तो दूसरी भी करेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया समरेश साहब आपके वक्त का। इनके हमरा थे असफर इमाम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इससे पहले भी इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए थे, और उसी को मज़ीद इन्हांस करने के लिए जो है वो सेकेंड राउंड होने जा रहा है मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में। अब देखना ये कि जुमेरात को दोनों के दरमियान, दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो है वो किन मुतालबात पर रज़ामंदी होती है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।